हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है अभी कोविड-19 की वजह से बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन्स नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं रुक गई है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। इसीलिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गढ़चिरौली पुलिस दल की तरफ से लिया गया है। उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जिसके पास ये एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है उनके पास जाए। तो मैं गढ़चिरौली एसपी को थैंक यू करना चाहूँगी इस इनिशिएटिव के लिए और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसका अच्छी से यूज़ कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। चलो, मैं स्नेहा सारडा और मैं आज यहाँ पर आपको मैथ्स का ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम यहाँ देखेंगे मैथ्स वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम डेली लाइफ से लेके और आप एस्ट्रोनॉट बन जाओ तब भी आपको ऐसा है कि मैथ्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उसको कभी स्किप नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं मैथ्स ये आपका आ ही जाता है। तो इसीलिए आप, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी है और जिसको आपको रट्टा भी नहीं करना होता है। सो इसीलिए आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप इसमें कंसंट्रेशन से ध्यान दो तो। सबसे पहले अभी जो अप्रैल में सिलेबस आया है उसमें सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आए हैं सिलेबस में। एक दो चैप्टर्स हट चुके हैं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे पास क्या क्या सिलेबस है और उस सिलेबस के हिसाब से क्या क्या वेटेज उन चैप्टर्स को है, ताकि आप जब भी पढ़ो तो आप वेटेज के हिसाब से भी पढ़ो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, सो पहला हमारे पास जो टॉपिक्स है, फर्स्ट पेपर वन में हमको टॉपिक्स है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको 6 से 8 मार्क दिए गए हैं। 6 मार्क्स कंपलसरी और 8 मार्क है ऑप्शनल। ये प्रीवियस पेपर के हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आपके सब्जेक्ट्स में और आए या थोड़े बहुत मार्क्स में फ्लक्चुएशन ±1 हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू सी इज मैट्रिसेस, जो पहले भी था। ठीक है, 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, देन इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने पहले भी 11th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखा होगा, मैट्रिसेस भी देखा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज है विद ऑप्शन, दैट इज 7 to 8 मार्क्स। उसके बाद है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, जो है 4 to 6 मार्क्स। देन यू विल गो फॉर वेक्टर्स। वेक्टर्स भी आपने 11th में देखा होगा, जिसको वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। हम उसका थोड़ा एडवांस देखेंगे कि वेक्टर्स में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। देन यू हैव लाइन एंड प्लेन, विच इज़ 4-5 मार्क्स ऑफ लाइन एंड 4 to 5 मार्क्स ऑन प्लेन। एंड देन विल गो फॉर एलपीपी, जो है ग्राफिकल सोल्यूशन। इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, उसका फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, दैट इज एलपीपी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आगे भी इंजीनियरिंग में आप जाओ, किसी में भी जाओ, आपको ये एलपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको वेटेज है 3 to 4 मार्क्स। देन पेपर 1 में 2 से 3 जो चैप्टर्स है कट किए गए, जैसे 3D ज्योमेट्री ये हट चुका है, कोनिक सेक्शन ये भी हट चुका है। ठीक है, देन विल गो फॉर पेपर 2। पेपर 2 में हमें 8 चैप्टर्स है, इसमें सिर्फ एक जो है कंटिन्यूटी वो हटाया गया है, क्योंकि सेम कंटिन्यूटी 11th में दिया गया है, इसीलिए कंटिन्यूटी को 12th में से हटा दिया है। सो फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। 8 मार्क्स इज ऑप्शनल और 6 मार्क्स कंपलसरी, 6 मार्क्स उसको है। देन यू हैव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड देन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन। देन इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उस पर भी वेटेज है 6 to 9 मार्क्स। देन विल गो फॉर डेफिनाइट इंटीग्रल। Integration is in this integration and definite integral are the two different things. So definite integral 6 से 8 मार्क का है and an application of DI is also of 6 to 8 marks. Then differentiation equation of 5 to 7 marks. Probability 3 to 5 marks. Probability is very important chapter because ये आपको आगे engineering में भी use होता है. Then it's binomial distribution, binomial theorem जो है 3 to 5 marks का। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये नया सिलेबस है और ये नया सिलेबस अभी
तक हर जगह पे आया नहीं है, लेकिन आपको इसका यूज़ होगा, तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी पेपर पैटर्न, जो भी पेपर पैटर्न है वो सेम है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपके इसमें जो 1 मार्क का होगा, देन यू विल हैव सिंपल आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, देन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लार्ज आंसर क्वेश्चंस। पेपर पैटर्न सेम है, जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। नाउ विल गो, आई होप सबने लिख लिया होगा, है ना। अब हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जो है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक जो है सबसे इजी चैप्टर है और सबसे अच्छा वेटेज जो चैप्टर में है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। इस पे वेटेज है 6 to 8 मार्क्स, जैसे कि मैंने पहले बताया है 6 to 8 मार्क्स इस पे वेटेज ऑलरेडी है। Now what is logic? What is according to you is a logic? कोई भी हम चीज़ करते हैं, कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक लॉजिक होता है। जब हम कहते हैं कि आज बारिश होने वाली है, दैट मीन्स हम इस हिसाब से कह रहे हैं कि आज बादल है आसमान में, दैट मीन्स बारिश होने वाली है। तो हर चीज़ के पीछे, हम हर एक सेंटेंस के पीछे हमारा एक लॉजिक छिपा होता है, जिसके आधार पर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं। दैट इज़ नथिंग बट लॉजिक। Logic is derived from a Greek word logos, which means reason. Logic was derived from a Greek word logos and it means reason. So Aristotle was the mathematician who put forward this concept of logic, and this concept of logic was again forwarded or again brought into life by mathematician and English philosopher known as Boole, George Boole. And therefore this mathematical logic is also called as Boolean logic. Boolean logic, or you can also say symbolic Boolean logic or symbolic logic. Now we'll see what are the statement. The first and foremost definition we have in mathematical logic is what is statement. Statement क्या है? हमारा first definition है statement. Statement एक ऐसा sentence है, it's a sentence which is either true or false, but not both at same time. ठीक है, स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, जो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सही और गलत दोनों नहीं हो सकता है। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। जैसे सन, एग्जाम्पल इज सन एक सेकेंड इसको कर दो। Example, sky is blue. So this statement is true. So it is a universal truth that sky is blue, and therefore such a sentences are called statement. Now what is sentence? हम statement में sentence तो use कर रहे हैं, पर sentence होता क्या है? ठीक है, अब मैथमेटिकल लॉजिक एक ऐसा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड ये वाला टॉपिक है, और इसीलिए ये थोड़ा इजी भी है और स्कोरिंग भी है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज सेंटेंस? नाउ विल स्टार्ट हियर। सेंटेंस क्या है? ठीक है, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
जैसे हम किसी से आपस में बात करते हैं, तो आपस में जब भी हम बात करते हैं हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कोई सेंटेंसेस किसी का सुनते हैं, किसी को बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट सेंटेंस। वो सेंटेंसेस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकता है, राइट। सो सेंटेंसेस के 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज assertive sentence, second is exclamation sentence, third is interrogative, and fourth is imperative sentences. So we have this 4 types of sentences. Assertive sentence is nothing but a declaration. It can be either true or false. Assertive sentence यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है जो या तो सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 6 इज इवन नंबर। ठीक है, 6 इज ए इवन नंबर। अब ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, सही है, इसीलिए ये है असर्टिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस? किसी भी सेंटेंस में अगर हम एक्सक्लेमेशन देखते हैं तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वाओ, ब्यूटीफुल बर्ड इट इज। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मार्क हो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, जैसे कि विच फ्रूट डू यू लाइक, which fruit do you like? So this is an interrogative sentence. And last is the imperative sentence, which is either a command or request. ठीक है, कोई भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें आपको लगे कि कमांड हो रहा है या रिक्वेस्ट हो रही है, तो वो चीज़ आएगी आपकी इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि आप बोल सकते हो प्लीज गिव मी अ पेन, ये हो गई रिक्वेस्ट। प्लीज गिव मी अ पेन इज अ रिक्वेस्ट, सो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो इन चारों में से ओनली असर्टिव इज अ सेंटेंस विच इज नोन एज अ स्टेटमेंट। ठीक है, सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस ही स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। रेस्ट ऑल 3 जैसे एक्सक्लेमेशन हो, इंटरोगेटिव हो या इंपेरेटिव, ये तीनों भी स्टेटमेंट नहीं कहलाई जाती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ 8-10 क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसमें बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो विच वन इज अ स्टेटमेंट एंड विच वन नॉट। तो आपको ये देखना है कि किस में एक्सक्लेमेशन है या नहीं। अगर एक्सक्लेमेशन है तो वो स्टेटमेंट नहीं है, अगर वो किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो स्टेटमेंट नहीं है, और अगर वो इंपेरेटिव कमांड और रिक्वेस्ट है तो वो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट इज स्टेटमेंट, एंड all the assertive sentences are called as statement. ठीक है, now next we will see, again we have one different type of sentence, that is open sentence. It is called open sentence. Now what is open sentence? Some sentences you see will have a truth value based on the conditions. Truth value may change based on the condition. Like हम लिखेंगे he is a musician. He is a musician. Now he is a musician. He, who is the he? He कौन है? He आप हो सकते हैं, मैं हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। तो he आपको डिफाइन करना होगा कि ही कौन है। यहाँ हम डेफिनाइट नहीं हो सकते कि ही है कौन, दैट मीन्स ये आपका वेरिएंट है।
इसीलिए ये है ओपन स्टेटमेंट में। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, x + 2 = 5। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, सपोज 1 + 2 = यू विल गेट 3, सो 1 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू बदलती रहेगी, और जब x की वैल्यू बदलेगी तो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू भी बदलेगा। सो इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट, जहाँ पे आप बता नहीं पाओगे कि एग्जैक्ट उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। सो दीज आर द ओपन सेंटेंसेस। सो ओपन सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं कहलाई जाती क्योंकि उसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा चेंज होती है। नाउ व्हाट इज ट्रुथ वैल्यू एग्जैक्टली? ट्रुथ वैल्यू क्या है? जब भी आप कोई स्टेटमेंट देखते हो, हमने जैसे कहा कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ठीक है? तो जब भी कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी ट्रुथ, और कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स, ठीक है? इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बाय 1 और बाय 0। अगर कोई स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो उसको 1 करके भी आप डिनोट कर सकते हो, अगर कोई स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है तो आप उसको 0 करके भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है? नाउ आई होप आपको इतना समझ आया हो कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट, व्हाट इज अ ट्रुथ वैल्यू, ठीक है? नाउ अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल and next is compound, ठीक है? 2 है, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट यानी जब आपके स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज किया गया हो उसको बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट विथ सिंगल sentence is called simple statement. For example, we say Nagpur is an orange city. यहाँ पर हमने एक सिंगल सेंटेंस यूज किया है। यहाँ कोई और सेंटेंस दिख रहा है इसके अलावा? नहीं ना, तो इसीलिए ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट? 2 और मोर स्टेटमेंट combined using logical connective is called compound statement. So कोई स्टेटमेंट में अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमें दिखती है तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट है, और उसको कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, राम इज अ बॉय एंड सीता इज अ गर्ल, ठीक है? सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है S1 राम इज अ बॉय, दूसरा स्टेटमेंट है S2 सीता इज अ गर्ल, एंड हियर एंड इज नथिंग बट लॉजिकल
कनेक्टिव। एंड इज नथिंग बट लॉजिकल कनेक्टिव, क्योंकि उसने ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है, इसीलिए इसे लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। ये समझ आया कि स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल यानी एक सिंगल सेंटेंस होगा, और कंपाउंड स्टेटमेंट यानी दो से ज़्यादा जब उसमें सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं, और उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करते हैं। अब लॉजिकल कनेक्टिव एक्चुअल में है क्या? ऐसे तो समझ आ गया कि कोई चीज़ को जोड़ने के लिए, जब हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कौन कौन सी लॉजिकल कनेक्टिव है? सो वन और मोर वर्ड्स used to join sentences, or you can say statement, is called logical connective. ठीक है, वन और मोर वर्ड्स used to join statement is called logical connective. Now what are, we have 5 types of logical connective. Five types of logical connective. So here we will see its types. Symbol used to its representation and name for it. ठीक है, एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास कनेक्टिव्स है, उसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है और उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट फास्ट. सो फर्स्ट, our first logical connective is and, which is denoted by उल्टा V. ठीक है, and its name is conjunction. ठीक है, now second is or, which is denoted by letter V, and it is known as disjunction. ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है. थर्ड इज एंड और, दिस वन इज नॉट, विच इज डिनोटेड बाय टिल्ट मार्क. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेशन. फोर्थ इज if then, which is denoted by single arrow mark, or we can also denote it like this. ठीक है, and it is called as implication. Implication, it is also called as conditional statement, implication statement, one and the same thing. confuse नहीं होना, जब भी कभी implication या conditional इस तरह का कोई भी नाम आपके क्वेश्चन पेपर में आता है. And the last is if and only if. If and only if, which is also written as IFF. It is denoted by arrow marks on the both side, or it can also be denoted as like this. So ये दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन, डबल कंडीशन और इक्विवेलेंस, ये तीनों भी नाम है इफ एंड ओनली
इफ़ के। सो ये टेबल आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आपको याद रहना ज़रूरी है कि एंड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और को इस तरह से, नॉट को टिल्ट से, इफ़ देन को एरो से, एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ से डबल एरो से। एंड द synonyms for it: conjunction, disjunction, negation, implication and double implication। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, कोई भी वर्डिंग्स यूज हो सकती है। सो आपको ये सब पता होना जरूरी है। नाउ अब हम एक एक कनेक्टिव को देखेंगे और साथ ही साथ कनेक्ट के साथ उसका ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। नाउ आवर फर्स्ट कनेक्टिव इज and। Let P, Q be the statement, ठीक है। So P and Q is called conjunction। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा, जैसे P एक स्टेटमेंट है, रोजेस आर रेड, ठीक है। एंड Q एक स्टेटमेंट है, वॉयलेट्स आर ब्लू। सो हम P एंड Q कैसे लिखेंगे? Roses are red and violets are blue। सो ये है हमारा कंजंक्शन स्टेटमेंट जिसमें हमने कनेक्टिव यूज़ किया है एंड, ठीक है, जिसमें हमने कनेक्टिव यूज़ किया है एंड। सो दिस इज अवर कंजंक्शन स्टेटमेंट। नाउ P एंड Q, P एंड Q जैसे हर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है। सपोज इसकी ट्रूथ वैल्यू है T, Q की ट्रूथ वैल्यू है T, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू है T, तो साथ ही साथ आपको P एंड Q की भी ट्रूथ वैल्यू निकालना ज़रूरी है। सो P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है P, Q और उसके कनेक्टिव पे, ठीक है। सिर्फ P पे या सिर्फ Q पे नहीं डिपेंड करेगी, उसके कनेक्टिव पे भी वो ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है। सो लेट्स ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर P एंड Q। P, Q, P एंड Q। अब हो सकता है, अब कंडीशंस देखिए कैसी होती है। जब P एंड Q आप दोनों स्टेटमेंट लेते हैं, हो सकता है दोनों भी वैल्यू ट्रू हो सकता है कि नहीं। जब दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो आपका P एंड Q भी क्या होता है? ट्रू होता है, ठीक है। जब एक ट्रू है और एक फॉल्स है, जैसे फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स, ठीक है। जब दोनों भी जब एक फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स, ठीक है। और जब दोनों भी फॉल्स होंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियस फॉल्स। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर P एंड Q। सो इन दिस स्टेटमेंट हम ये स्टार मार्क के साथ कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, कि कंजंक्शन statement is true if all the sub-statement in it are true, ठीक है। कंजंक्शन में ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी दोनों भी सेंटेंसेस, दो हो या तीन हो, कितने भी सेंटेंसेस लो, उसमें वैल्यू ट्रू, अगर सभी सेंटेंसेस की वैल्यू ट्रू है तो आपका फाइनल रिजल्ट भी ट्रू आएगा। एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाती है, जैसे कि इसमें एक वैल्यू फॉल्स हो गई, इसमें एक वैल्यू फॉल्स है, इसमें दोनों भी वैल्यू फॉल्स है,
तो इसीलिए इसका एंड रिजल्ट क्या हो गया, इसकी एंड ट्रूथ वैल्यू हो गई फॉल्स। और जब दोनों भी सेंटेंसेस की वैल्यू ट्रू होती है तो आपको P एंड Q की वैल्यू मिलती है ट्रू। ठीक है, ये समझ आ गया P एंड Q, दैट इज एंड कंजक्शन आपको समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, अवर नेक्स्ट इज एंड इज कंप्लीटेड, नाउ नेक्स्ट इज और। सो लेट्स सी व्हाट डज और मीन्स। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे और कंजंक्शन क्या होता है। सो इफ P एंड Q बी द टू स्टेटमेंट, देन P और Q, साइन चेंज हो गई यहाँ पे, ध्यान दो, पहले साइन क्या थी, उल्टा V, एंड नाउ वी हैव V। सो P और V इज कॉल्ड डिसजंक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, नाउ अब हमें दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। सपोज पहला सेंटेंस है हमें P इज राम इज गोइंग टू चेन्नई। ठीक है, हमारा P है राम इज गोइंग टू चेन्नई, एंड नेक्स्ट इज राम इज गोइंग टू बॉम्बे। ठीक है, सो हम इसको डिसजंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P और Q। P और Q कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे राम इज गोइंग टू चेन्नई और बॉम्बे। ठीक है, राम इज गोइंग टू चेन्नई और बॉम्बे। सो दिस इज नथिंग बट अ डिसजंक्शन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब जिस तरह से कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू बना है, उसी तरह के आपको डिसजंक्शन का भी ट्रूथ वैल्यू बनाना है। सपोज P एंड Q आर द सेंटेंसेस, सो P और Q का हमको ट्रूथ वैल्यू निकालना है। नाउ जब दोनों ट्रू होंगे तो P और Q ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि और में क्या होता है, आइदर ऑफ इट शुड बी ट्रू और बोथ शुड बी ट्रू। ठीक है, सो ट्रू। नेक्स्ट, अब इसमें एक वैल्यू P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, सो हियर ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्योंकि और में एक भी सही होता है तब भी आपको ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलती है। एंड में वैसा नहीं है, एंड में हमने क्या देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ऐसा होता है कि किसी एक भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है तो हमारा जो डिसजंक्शन है वो होल्ड क्या करता है, ट्रूथ वैल्यू होल्ड करता है। सो इसमें देखो T एंड F है, एक वैल्यू ट्रू है, दैट मीन्स यू विल राइट हियर ट्रू। इधर एटलीस्ट एक ट्रू मिला आपको, तो आप यहाँ लिख सकते हो ट्रूथ वैल्यू ट्रू। अब ये दोनों भी फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं है, इसलिए आप यहाँ लिखोगे फॉल्स। सो यहाँ पर आप एक स्टार मार्क बना सकते हो। एटलीस्ट वन ऑफ द सब स्टेटमेंट should hold truth value true। ठीक है, एटलीस्ट एक सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। नाउ एक एग्जांपल और देखिए, 5 और 6 स्टूडेंट्स attend the class. Now here 5 और 6 denotes what? क्या ये डिसजंक्शन टाइप ऑफ स्टेटमेंट है या नहीं? सोचिए, 5 और 6 यहाँ हमें डिनोट करता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
ठीक है, ये हमें डिनोट करता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस चाहे उसमें और हो, लेकिन इसको हम डिसजंक्शन में कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि और देख लिया और बस इसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये डिसजंक्शन टाइप ऑफ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिनोट कर रहा है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिनोट कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंजंक्शन, नाउ नेक्स्ट logical connective we have is not. now not हमने क्या बोला, डिनोट कैसे करते हैं, टिल्ट मार्क से। not is denoted by टिल्ट मार्क। तो जब भी कोई स्टेटमेंट, सपोज P is a statement, स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू है, P की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव, नेगेशन ऑफ P विल होल्ड द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ठीक है, लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल P इज रोजेज आर रेड, सो नेगेशन ऑफ P आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको सिर्फ क्या लगाना है, नॉट लगाना है, रोजेज आर नॉट रेड। ठीक है, सो जब भी आप नेगेशन यूज करते हो, नॉट ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज करते हो, तो आपको स्टेटमेंट को ही नेगेशन में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट को बदलना। जैसे रोजेज आर रेड है तो आप लिखोगे रोजेज आर नॉट रेड। आपको लिखा है आपको लिखा है 5 + 6 इज नॉट इक्वल टू 11। अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो आप लिखेंगे 5 + 6, सपोज P इज दिस वन, यू विल लिख नेगेशन P इज व्हाट, 5 + 6 इज इक्वल टू 11। तो ये आपको जब भी कोई सेंटेंस दिया है उसका नेगेशन करना है तो आप इस तरीके से उसका नेगेशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेगेशन के लिए ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथ टेबल क्या है, सपोज इसमें एक ही सेंटेंस होता है, नेगेशन में एक सिंगल ही स्टेटमेंट यूज होता है, सो P इसकी ट्रूथ वैल्यू हो सकती है ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, और जब भी हम P का नेगेशन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू दैट इज फॉल्स, और फॉल्स का नेगेशन क्या है, ट्रू। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक कि कोई डाउट है आपको, आई होप इतना आपको सबको समझ गया होगा। तीन लॉजिकल कनेक्टिव अभी तक हमने देखे हैं, फर्स्ट इज और एंड नेक्स्ट इज नॉट। अब इसके बाद दो और लॉजिकल कनेक्टिव्स अपने बचे हैं। ये ट्रूथ टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रूथ टेबल से ही आप आगे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ये ट्रूथ टेबल का यूज़ करके ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आपको ये ट्रूथ टेबल लर्न होना चाहिए, चाहे आप अपना कोई लॉजिक लगाओ इसे लर्न करने के लिए, चाहे आप इसको पूरा याद कर लो, बट ये ट्रूथ टेबल आगे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। नाउ नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव विच इज़ फोर्थ वन is implication. Implication is denoted by single arrow. Now अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे if it is raining, then I will take an umbrella. This is our example. जब भी किसी सेंटेंस में आपको if और then ये दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। आपको कोई स्टेटमेंट दिया, आपको पहचानना है या आपको उसको डिनोट करना है, P और Q के फॉर्म में लिखना है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है, उसके बाद ही आप उसको लिख पाओगे। तो इसीलिए अगर किसी सेंटेंस में इफ़ देन दिया है तो आप समझ जाना कि ये इम्प्लीकेशन टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सपोज P इज़ व्हाट, इट इज़ रेनिंग,
and Q is I will take an umbrella. So आपने देखा है कि इम्प्लीकेशन को कैसे डिनोट करते हैं, एरो से. तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, P implies Q. दिस मीन्स इफ इट इज रेनिंग देन आई विल टेक एन अम्ब्रेला. ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है. नाउ वी कैन सी what is the truth value of it. P, Q and P implies Q. हमने ये पहले ही देखा है, इसकी दोनों की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, एक की ट्रू दूसरे की फॉल्स, फर्स्ट वाले की फॉल्स दूसरे की ट्रू और दोनों की फॉल्स वैल्यू. जब दोनों ट्रू होता है तो ऑब्वियस हमेशा के लिए ऐसा ही होता है कि उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही होती है. लेकिन अब ये इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है. अगर आपका पहला स्टेटमेंट सक्सेसफुल होता है तो दूसरा होना ज़रूरी है. पहले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और दूसरे की ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आपका एंटायर स्टेटमेंट ट्रू होता है. सो यहाँ ट्रू दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, फॉल्स दिया है. इसका मतलब है कि आपका जो इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट जो इफ़ है वही स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ गया है. फिर दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू. अब दोनों भी फॉल्स है, अगर पहला ही नहीं होता है तो दूसरा हो चाहे मत हो कोई मैटर नहीं करता है, तो इसलिए ये भी वैल्यू आ गई ट्रू. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर P implies Q. Now here P is also called as antecedent और hypothesis. ठीक है, इसको ये दो नाम से भी जाना जाता है, एंटीसीडेंट एंड हाइपोथेसिस. एंड Q ये आपको हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे, P is antecedent hypothesis, what is Q? So Q is nothing but consequent और conclusion. ठीक है. नो इसका ये ट्रूथ टेबल एकदम याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ में ट्रू है. ओनली जस्ट याद करिए ये कंडीशन, जब टी एफ है तो P implies Q फॉल्स है. बस ये एक स्टेटमेंट आपको इसमें याद रखना होगा हमेशा के लिए. बाकी फॉर रेस्ट ऑफ द कंडीशंस P और Q, P implies Q इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है, सिर्फ टी एफ के लिए वो फॉल्स होता है. सो आपको ये याद ही रखना होगा. Now next we'll go for double implication. Now what is double implication? डबल इम्प्लीकेशन क्या है? इसको डिनोट करते हैं डबल एरो साइड से. ठीक है, इस मार्क से इसको डिनोट किया जाता है. सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या कनेक्टिव इसमें है इफ एंड ओनली इफ. याद रखना है, जब भी इफ एंड ओनली इफ इस तरह का कनेक्टिव आता है वो डबल इम्प्लीकेशन में चला जाता है. ठीक है. सो अ ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स एंगल आर, और वी कैन से इफ इट्स इक्वी एंगुलर. ठीक है, इफ इट्स इक्वी एंगुलर मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है जब उसके तीनों भी एंगल्स सेम होते हैं. हम ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं. ठीक है, और इसी को उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर तीनों भी एंगल्स इक्वल है तो आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल है. इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही ये होता है कि इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू एंड Q इज ट्रू P इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? P ए स्टेटमेंट है, लाइक A इज अ triangle
A triangle is equilateral. Yeah. And then Q is what? A triangle is equiangular. So we have P double implication Q. So आप इस स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? P डबल इम्प्लीकेशन Q फॉर्म में. Now we'll see what is the truth table for P, Q and P double implies Q. ठीक है. So ये तो डेफिनेट सेम है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू, ये ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. ठीक है. जब दोनों भी ट्रू होता है ऑब्वियस विल गेट द ट्रू वैल्यू ट्रू. जब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, जैसे कि हमने P इम्प्लाइज Q में देखा, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आपको क्या मिलेगा? फॉल्स. ठीक है. अब एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो इसमें मिलेगा वापस फॉल्स, क्योंकि P इम्प्लाइज Q इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. ठीक है. P double implies Q is congruent to P implies Q and Q implies P. So इस हिसाब से आप बोल पाओगे कि अगर T F है तो ये फॉल्स आएगी इसकी ट्रूथ वैल्यू, और F T होगा तो भी इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी. और अब अगर दोनों फॉल्स होता है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी. या इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, जब दोनों भी ट्रूथ वैल्यूज सेम होती है तब उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको ट्रू ही मिलेगी. ठीक है. जैसे आप देखोगे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, टी टी सेम है, एफ एफ सेम है, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या मिली आपको? ट्रू. अब यहाँ पे दोनों अपोजिट है इसलिए आपको ट्रूथ वैल्यू क्या मिली? फॉल्स मिली. ठीक है. तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो डबल इम्प्लीकेशन को, कि अगर दोनों भी कंपाउंड स्टेटमेंट या दोनों भी सब स्टेटमेंट्स की वैल्यू अगर सेम है, ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो उसकी जो फाइनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आएगी वो है ट्रू, और अगर नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी फॉल्स. ठीक है. इतना समझ गया. हमने अभी तक देखा है 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स और उनके ट्रूथ टेबल हमने अभी कंप्लीट किया है. नाउ कुछ टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है. कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे. कितना है 10 मिनट और नेक्स्ट में लेना है ऐसे.